Hello friends, welcome in my tutorial channel Biochem. In this video lecture I will discuss about DNA replicating enzyme. हम लोग इस लेक्चर में सेपरेट जो है जितने भी एंजाइम है रेप्लिकेशन से रिलेटेड उसके बारे में डिस्कस करेंगे। अगर आप लोगों को एंजाइम के नाम और उनके फंक्शन याद हो जाते हैं तो डीएनए रेप्लिकेशन समझने में दिक्कत नहीं होगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पे डीएनए रेप्लिकेशन में बहुत ज़्यादा एंजाइम के नाम दिए हुए हैं और उनके फंक्शन जो है अलग अलग पूछते हैं, जिसमें थोड़ा बहुत डाउट हमको होता है। इसीलिए मैंने सेपरेट लेक्चर तैयार किया है इसके लिए, जिसमें हम लोग सिर्फ और सिर्फ रेप्लिकेशन में यूज़ होने वाले जितने भी एंजाइम हैं, चाहे वो प्रोकैरियोट्स के हों चाहे वो यूकैरियोट्स के हों, उसको डिस्कस करेंगे। अगर ये चीज़ तैयार हो गई तो हमको रेप्लिकेशन समझने में कोई दिक्कत नहीं होगी। तो आइए डिस्कस करते हैं डीएनए रेप्लिकेटिंग एंजाइम। हम लोग इसको किस में देखेंगे? प्रोकैरियोट्स के केस में भी देखेंगे कौन से एंजाइम यूज होते हैं, और यूकैरियोट्स के केस में भी देखेंगे। तो यहाँ पे आपको याद रखना है कि कौन से इसमें मेन एंजाइम है, और ई कोलाई सेल में हम उनको क्या बोलते हैं और ह्यूमन सेल में या यूकैरियोटिक सेल में हम उनको क्या बोलते हैं। तो आपको ये चीज़ याद होनी चाहिए। तो देखेंगे हम लोग मेन जो एंजाइम है हमारा वो क्या है? हेलिकेज। हेलिकेज को डीएनए ई कोलाई सेल में हम लोग देखते हैं, इसको क्या बोलते हैं? डीएनए बी, और ह्यूमन सेल में एमसीएम। एमसीएम का फुल फॉर्म जो है नीचे आप लोगों को दिया हुआ है, यहाँ पे भी देख सकते हैं, अमीनो क्रोमोसोम मेंटेनेंस प्रोटीन कॉम्प्लेक्स। ओके, इसका फंक्शन क्या है? इसका फंक्शन होता है कि ये जो हमारे पास मान लीजिए ये दो डबल स्ट्रैंड है जो डीएनए की, ये हाइड्रोजन बॉन्ड से क्या होती हैं? जुड़ी हुई होती हैं। हाइड्रोजन बॉन्ड बनता किसके बीच में है? नाइट्रोजनस बेस के बीच में। ठीक है, दोनों स्ट्रैंड पे जो नाइट्रोजनस बेस हैं न्यूक्लियोटाइड के, उनके बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड बनती है। तो हेलिकेज काम करता है कि इन हाइड्रोजन बॉन्ड को ब्रेक करने का काम करता है। ठीक है, और हाइड्रोजन बॉन्ड जैसे ही ब्रेक हो जाएगी वैसे ही ये दोनों स्ट्रैंड अलग अलग हो जाएंगे। ठीक है, फिर जैसे ही ये दोनों स्ट्रैंड अलग अलग होते हैं, फिर से इनमें रीएसोसिएशन ना हो जाए इसके लिए यहाँ पे क्या बाइंड होती है? एक और प्रोटीन बाइंड होती है जिसको हम लोग बोलते हैं सिंगल स्ट्रैंड बाइंडिंग प्रोटीन। क्या बोलते हैं? सिंगल स्ट्रैंड बाइंडिंग प्रोटीन। तो आपने देखा हेलिकेज का फंक्शन क्या होता है? हेलिकेज का फंक्शन होता है इट ब्रेक्स द हाइड्रोजन बॉन्ड बिटवीन द स्ट्रैंड। ठीक है, या अनवाइंडिंग भी हम लोग बोलते हैं। क्या करता है? अनवाइंडिंग का भी काम करता है। ओके, और एसएसबी क्या काम करता है कि जो सिंगल स्ट्रैंड जो हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक हो चुकी है, फिर से उनके बीच में रीएसोसिएशन ना हो जाए, रीएनेलिंग ना हो जाए, उसको इनहिबिट करता है। तो फंक्शन क्या है? इट इनहिबिट फ्रॉम रीएनेलिंग। ठीक है, आपको याद रखना है। नेक्स्ट, अब काम आता है प्राइमेज का। प्राइमेज का काम ये होता है, प्राइमेज आर आरएनए पॉलीमरेज। ये क्या करते हैं कि ये कुछ आरएनए के न्यूक्लियोटाइड को ऐड करते हैं। क्यों ऐड करते हैं? क्योंकि अभी हम देखेंगे जो मेन रेप्लिकेटिंग एंजाइम है हमारा डीएनए पॉलीमरेज थर्ड, या यूकैरियोटिक सेल में डीएनए पॉलीमरेज एप्सिलॉन और डेल्टा, ये फ्री 3' OH जब इसको मिलेगा तभी ये जाकर के पूरे चेन को इलोंगेट करेगा। ठीक है, इस तरीके से इलोंगेशन कराएगा। कौन कराएगा? डीएनए पॉलीमरेज। तो फ्री 3' OH ग्रुप प्रोवाइड करने के लिए हमारे पास क्या होता है? आरएनए पॉलीमरेज कुछ न्यूक्लियोटाइड को ऐड करता है जिनको हम लोग आरएनए प्राइमर भी बोलते हैं, और इस एंजाइम को हम लोग क्या बोलेंगे? प्राइमेज। तो ई कोलाई सेल में इसको क्या बोलते हैं? डीएनए जी बोलते हैं, और ह्यूमन सेल में क्या बोलते हैं? डीएनए पॉलीमरेज अल्फा बोलते हैं। तो इसका फंक्शन देख लीजिए क्या है? इट ऐड द आरएनए न्यूक्लियोटाइड्स। ओके, अब हम देखेंगे नेक्स्ट एंजाइम रेप्लिकेज। रेप्लिकेज हम क्यों बोलते हैं यहाँ पे? क्योंकि ये क्या करता है? मेन रेप्लिकेटिंग एंजाइम है, मतलब डीएनए के न्यूक्लियोटाइड को ऐड करेगा। और जो डीएनए न्यूक्लियोटाइड होते हैं वो किसके कंप्लीमेंट्री होते हैं? वो जो हमारे पास टेम्पलेट स्ट्रैंड है उसके कंप्लीमेंट्री होते हैं। ओके, तो यहाँ पे जो मेन रेप्लिकेटिंग एंजाइम है क्या है? डीएनए पॉलीमरेज थर्ड। तो एग्जाम में पूछता भी है विच वन इज रेप्लिकेज, तो डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट कि डीएनए पॉलीमरेज सेकेंड कि डीएनए पॉलीमरेज थर्ड। तो आप अभी पढ़ेंगे भी डीएनए पॉलीमरेज की कितनी कैटेगरी होती हैं, प्रोकैरियोटिक सेल में भी और यूकैरियोटिक सेल में भी। तो आपको याद रखना है कि प्रोकैरियोटिक सेल में जो मेन रेप्लिकेज एंजाइम वो कौन सा है? डीएनए पॉलीमरेज थर्ड को बोलते हैं। और ह्यूमन सेल में किसको ह्यूमन के केस में देखेंगे किसको बोलते हैं? डीएनए पॉलीमरेज एप्सिलॉन एंड डीएनए पॉलीमरेज डेल्टा को। ओके, तो इसका क्या काम था? इसका काम था कि इट इलोंगेट द डीएनए स्ट्रैंड। ठीक है, और इसके जो न्यूक्लियोटाइड लगे होंगे इसके कंप्लीमेंट्री होंगे, वो इस टेम्पलेट के कंप्लीमेंट्री होंगे। एक चीज़ और ध्यान रखना है कि ये जो रेप्लिकेशन की नई स्ट्रैंड है इसका जो डायरेक्शन होता है वो क्या होता है? 5' to 3' होता है। ऑलवेज आपको याद रखना है कि जो डीएनए की सिंथेसिस होगी वो किस डायरेक्शन में होगी? 5' to 3' डायरेक्शन में। और ये जो ओरिएंटेशन है 5' to 3' डायरेक्शन, ये न्यू स्ट्रैंड की है, मतलब टेम्पलेट स्ट्रैंड की ओरिएंटेशन क्या हो जाएगी? टेम्पलेट स्ट्रैंड की ओरिएंटेशन हो जाएगी 3' to 5'। तो आपको ये भी चीज़ यहाँ पे याद रखनी है।
ठीक है। इसके बाद देखते हैं टोपो आइसोमेरेज का फंक्शन। टोपो आइसोमेरेज का फंक्शन ये होता है कि मान लीजिए आपकी डबल स्ट्रैंड थी, इस तरीके से हेलिकली अरेंज थी, तो जैसे जैसे हाइड्रोजन बॉन्ड क्या होता है यहाँ पे ब्रेक होता है, वैसे वैसे यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे कह सकते हैं कॉम्पैक्शन धीरे धीरे बढ़ता चला जाएगा। तो उस कॉम्पैक्शन को रिलीज करने के लिए, या हम बोल दें पॉजिटिव सुपर कॉइलिंग को रिलीज करने के लिए कौन सा एंजाइम आता है, टोपो आइसोमेरेज। कौन सा आता है एंजाइम, टोपो आइसोमेरेज। ये क्या करेगा, ये स्ट्रैंड को कट करेगा और कट करने के बाद इसमें जो कॉम्पैक्शन हो गया हुआ है, पॉजिटिव सुपर कॉइलिंग हो गई है, इसको रिलीज करेगा। ओके, मतलब यहाँ पे इसका ये काम है कि यह एक स्ट्रैंड की फॉस्फोएस्टर बॉन्ड को ब्रेक करेगा और उसके बाद फिर से वहाँ पे जैसे ही रिलीज कर देगा टेंशन, और टेंशन रिलीज करने के बाद वहाँ पे फिर से बॉन्ड का फॉर्मेशन कर देगा। तो टेंशन रिलीज करने के लिए जो एंजाइम है वो कौन सा है, टोपो आइसोमेरेज। और इसको इकोलाई सेल में क्या बोलते हैं, गायरेज बोलते हैं। और ह्यूमन के केस में कौन सा यूज होता है, टोपो आइसोमेरेज फर्स्ट बी। याद रखना है ये आपको। अगर आपको वहाँ पे ये दिया हो कि इकोलाई सेल में कौन सा एंजाइम टेंशन रिलीज करता है, वहाँ पे टोपो आइसोमेरेज का भी नाम हो, टोपो आइसोमेरेज फर्स्ट बी का भी नाम हो, गायरेज का भी नाम हो, तो आपको गायरेज लगाना है। ओके, क्योंकि ये टोपो आइसोमेरेज की कैटेगरी है। तो देखिए ये क्या करता है, पार्टिसिपेट इन अंडर वाइंडिंग। अंडर वाइंडिंग का मतलब यही है कि टेंशन रिलीज करना, या कहीं कहीं दे देता है कि पॉजिटिव सुपर कॉइलिंग रिलीज करने का, या नेगेटिव सुपर कॉइलिंग इंट्रोड्यूस करने के लिए जो एंजाइम होता है वो कौन सा होता है, वो होता है टोपो आइसोमेरेज। तो आपको नहीं भूलना है, किसी भी तरीके से पूछ ले, अंडर वाइंडिंग पूछ ले रहा है, या विच एंजाइम रिलीज टेंशन पूछ रहा है, या विच एंजाइम इंट्रोड्यूस नेगेटिव सुपर कॉइलिंग, या विच एंजाइम रिलीज पॉजिटिव सुपर कॉइलिंग, तो आपको याद रखना है कौन सा होता है, टोपो आइसोमेरेज होता है। देन आता है प्रोसेसिविटी कंपोनेंट। अब ये क्या होते हैं, जो हमारे पास डीएनए पॉलीमरेज है ना, तो ये उसी का पार्ट है। प्रोसेसिविटी कंपोनेंट, क्लैंप लोडर, ये उसी का पार्ट है, लेकिन हम इसको अलग अलग इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि वहाँ पे हमको पता होना चाहिए क्या होता है प्रोसेसिविटी कंपोनेंट। मान लीजिए ये हमारे पास स्ट्रैंड थी और ये डीएनए पॉलीमरेज था। तो डीएनए पॉलीमरेज जब स्ट्रैंड को इलोंगेट करता है तो वो प्रॉपर इलोंगेशन करे, मतलब वहाँ पे जल्दी से ये डिसोसिएट ना हो जाए टेम्पलेट से, कि वहाँ पे इलोंगेशन रुक जाए। इसके लिए हमारे पास क्या होता है, स्लाइडिंग क्लैंप या बीटा क्लैंप होता है इकोलाई सेल में। पीसीएनए होता है यूकैरियोटिक सेल के केस में, जो कि इस डीएनए पॉलीमरेज को यहाँ पे बाइंड करके रखता है, जिससे कि प्रॉपर इलोंगेशन हो विदाउट डिसोसिएशन, कि ये एंजाइम डिसोसिएट ना हो जाए। अगर ये डीएनए पॉलीमरेज जो है डिसोसिएट हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, हमारे पास इलोंगेशन रुक जाएगी ना, क्योंकि हमारे पास इलोंगेशन कौन करा रहा है, ये डीएनए पॉलीमरेज करा रहा है। तो प्रोसेसिविटी कंपोनेंट का काम क्या होता है, इट इंक्रीजेज द प्रोसेसिविटी ऑफ डीएनए पॉलीमरेज, ओके, विदाउट डिसोसिएशन। तो इकोलाई सेल में इसको क्या बोलते हैं, बीटा क्लैंप या स्लाइडिंग क्लैंप भी बोलते हैं। यूकैरियोटिक सेल में क्या बोलते हैं, पीसीएनए, प्लोरीफरेटिंग सेल न्यूक्लियर एंटीजन। ओके, अब इस प्रोसेसिविटी कंपोनेंट को लोड करने का काम कौन करता है, उसको बोलते हैं हम लोग क्लैंप लोडर। और इसका काम इकोलाई सेल में करता है गामा कॉम्प्लेक्स, एंड यूकैरियोटिक सेल में करता है आरएफसी, रेप्लिकेशन फैक्टर सी। ओके, ये क्या करता है, इट प्लेस द बीटा क्लैंप और स्लाइडिंग क्लैंप भी बोलते हैं, याद रखिएगा, एट प्राइमर टेम्पलेट जंक्शन। प्राइमर टेम्पलेट जंक्शन मतलब ये हमारे पास टेम्पलेट है, ये हमारे पास प्राइमर है। तो इनिशियली क्या होगा, इनिशियली जब डीएनए पॉलीमरेज आएगा तो यहाँ पे उसी के साथ ये क्या करता है, तभी लोड कर देता है जिससे कि हमारे पास प्रॉपर इलोंगेशन हो विदाउट डिसोसिएशन। ओके, अगर मान लीजिए आपको दिया हुआ है कि प्रोसेसिविटी कंपोनेंट नहीं होगा, तो वहाँ पे आपको याद रखना है कि चेन का इलोंगेशन नहीं होगा, कुछ न्यूक्लियोटाइड ऐड करने के बाद डीएनए पॉलीमरेज डिसोसिएट हो जाएगा। तो ये है हमारे पास प्रोसेसिविटी कंपोनेंट और क्लैंप लोडर के फंक्शन। तो आपने यहाँ पे देखे कि कौन कौन से मेन एंजाइम हैं, उनका क्या फंक्शन है, इकोलाई सेल में उनका क्या नाम है, ह्यूमन सेल में उनको हम क्या बोलते हैं, तो आपको ये चीज़ याद रखनी है। अब आइए देखते हैं कुछ और एंजाइम के नाम जिनको हमें पढ़ना है। अब है डीएनए लाइगेज। डीएनए लाइगेज का काम क्या होता है कि ये मान लीजिए डीएनए के फ्रैगमेंट दिए हुए हैं और उनको जोड़ना है, मतलब उनके बीच में फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड बनानी है, तो वो बॉन्ड कौन बनाएगा, हमारे पास डीएनए लाइगेज। और ये ज़्यादा से ज़्यादा यूज कहाँ होंगे, जब हमारे पास अभी देखेंगे कि सिंथेसिस होती है डीएनए की, तो एक तो कंटिन्यूस सिंथेसिस होती है एक स्ट्रैंड पर, और एक स्ट्रैंड पर क्या होता है, डिसकंटिन्यूस सिंथेसिस होती है, इस तरीके से छोटे छोटे फ्रैगमेंट के फॉर्म में, जिनको हम लोग क्या बोलते हैं, ओकाजाकी फ्रैगमेंट बोलते हैं। ओकाजाकी फ्रैगमेंट से जब आरएनए प्राइमर रिलीज करता है, कौन रिलीज करवाएगा, अभी हम देखेंगे डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट रिलीज कराता है। और
डीएनए के न्यूक्लियोटाइड को ऐड करता है। ऐड करने के बाद इन दोनों फ्रैगमेंट के बीच में देखिए गैप बचा है ना, इस गैप को मतलब इन दोनों फ्रैगमेंट के बीच में जो बॉन्ड बनवाता है, कौन सी बॉन्ड, फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड, वो कौन बनवाता है, डीएनए लाइगेज बनवाता है। और ये बॉन्ड बनाते समय एनर्जी का यूज़ करता है, और वो एनर्जी इसको इकोलाई सेल में एटीपी से मिलती है, और प्रोकैरियोटिक सेल में इसको मतलब बैक्टीरियल सेल में इसको कहाँ से मिलती है, एनएडी प्लस से मिलती है। ठीक है, फिर देखिए अब हमने देखा अभी कि बैक्टीरियल सेल में जो प्राइमर रिमूव करने का काम करता है वो डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट करता है, लेकिन यूकैरियोटिक सेल में क्या होगा, यूकैरियोटिक सेल में ये जो आरएनए प्राइमर रिलीज करने का काम करता है वो कौन करता है, वो करता है आरएनएज एच और फेन फेन मतलब फ्लैप एंडोन्यूक्लियस। ठीक है, आरएनएज एच एंड फ्लैप। तो ये कैसे करता है, क्यों दोनों एंजाइम करते हैं, मान लीजिए ये आरएनए के प्राइमर है ना, ये आरएनए के न्यूक्लियोटाइड है, इस तरीके से लगे हुए हैं, और एक न्यूक्लियोटाइड क्या होगा, एक न्यूक्लियोटाइड ये मान लीजिए डीएनए का है, तो इनके बीच में जो फॉस्फोएस्टर बॉन्ड है ना, तो अब देखिए ये सारे के सारे फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड से जुड़े हुए हैं। तो जहाँ तक प्योर आरएनए के न्यूक्लियोटाइड है उसको रिमूव करने का काम कौन करता है, उसको रिमूव करने का काम करता है आरएनएज एच। लेकिन ये जो एक आरएनए का न्यूक्लियोटाइड और एक डीएनए का न्यूक्लियोटाइड, या हम कह सकते हैं आरएनए डीएनए हाइब्रिड के बीच में जो ये फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड है उसको ब्रेक करने का काम कौन करता है, फ्लैप एंडोन्यूक्लियस करता है। ध्यान दीजिएगा, आरएनएज एच सिर्फ और सिर्फ आरएनए के न्यूक्लियोटाइड को रिमूव करता है, और फ्लैप एंडोन्यूक्लियस आरएनए डीएनए हाइब्रिड में से आरएनए न्यूक्लियोटाइड को रिमूव करने का काम करता है इन केस ऑफ यूकैरियोटिक सेल। ठीक है, ये दोनों जो एंजाइम है वो यूकैरियोटिक के लिए हैं। ठीक है, आरएनएज एंड फेन 1, क्योंकि हम प्रोकैरियोट में देखते हैं ये काम कौन करता है, ये काम डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट करता है। तो आपने अभी देखा कि मेन एंजाइम और उनके फंक्शन के बारे में। अब आइए थोड़ा एनिमेटेड वीडियो भी हम देख लेते हैं। ये देखिए हेलिकेज एंजाइम है जो कि क्या कर रहा है, जो कि देखिए हाइड्रोजन बॉन्ड को ब्रेक कर रहा है। ठीक है, और ये हमारे पास दोनों सिंगल स्ट्रैंड हमको मिल जा रही हैं। देख रहे हैं कैसे हाइड्रोजन बॉन्ड को ब्रेक कर रहा है। फिर जैसे ही ये हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक हो जाती है वैसे ही देखिए यहाँ पे इनको फिर से ये आपस में हाइड्रोजन बॉन्ड ना बना लें, इनको सेपरेट रखने के लिए कौन सा प्रोटीन जुड़ा हुआ है, सिंगल स्ट्रैंड बाइंडिंग प्रोटीन। ये दोनों स्ट्रैंड को सेपरेट ही रखता है, जुड़ने नहीं देखता। तो आप लोग इसलिए यहाँ से देख सकते हैं। इसी तरीके से प्राइमेज देखिए यहाँ पे क्या कर रहा है, प्राइमर को ऐड कर रहा है, उसके बाद जो है डीएनए पॉलीमरेज क्या कर रहा है, न्यूक्लियोटाइड ऐड कर रहा है। देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे प्राइमर पहले प्राइमेज क्या किया, ये आरएनए के कुछ न्यूक्लियोटाइड को ऐड कर रहा है। ये देखिए प्राइमेज आरएनए प्राइमर 5 to 10 न्यूक्लियोटाइड ऐड करेगा, और उसके बाद डीएनए पॉलीमरेज इसको एक्सटेंड करेगा। और ये जो देखिए यहाँ पे ये जो न्यूक्लियोटाइड ऐड कर रहा है वो किसके कंप्लीमेंट्री ऐड कर रहा है, ये जो टेम्पलेट स्टैंड पे न्यूक्लियोटाइड दिए हुए हैं। अब टोपोआइसोमेरेज का फंक्शन देखिए, ये क्या करेगा, टोपोआइसोमेरेज ये स्ट्रैंड पे बाइंड करेगा और कट करेगा। और यहाँ पे देखिए अभी क्या है, यहाँ पे ज़्यादा टेंशन है ना, मतलब ज़्यादा कॉम्पैक्शन है, और ये देखिए क्या कर रहा है, इसको टेंशन को रिलीज़ करने का काम कर रहा है। देखिए टेंशन रिलीज़ किया और इनके बीच में फिर से ये बॉन्ड जुड़ गई। तो ये देखिए टोपोआइसोमेरेज का फंक्शन है। ठीक, अब यहाँ पे हम देख लेते हैं डीएनए पॉलीमरेज में। तो ये पूरा का पूरा सेट जो दिख रहा है वो डीएनए पॉलीमरेज है। अब इसी में हमारे पास क्या है, क्लैंप लोडर है। ठीक है, और हमारे पास प्रोसेसिविटी कंपोनेंट बीटा कॉम्प्लेक्स है। तो ये देखिए कि ये क्या है, क्लैंप लोडिंग प्रोटीन। ये जो मेन प्रोटीन है वो क्या है, क्लैंप लोडिंग प्रोटीन है। और ये मेन डीएनए पॉलीमरेज मॉलिक्यूल जो है यहाँ पे प्रेजेंट है, मतलब पॉलीमराइजेशन ये करवाएगा। और ये देखिए यहाँ पे क्या कर रहा है, क्लैंप लोडर इसके साथ जुड़ा हुआ है, जिससे कि हमारे पास डीएनए जो है वो इलोंगेट कर पाएगा विदाउट क्या कहते हैं, डिसोसिएशन। तो आपने डीएनए पॉलीमरेज का स्ट्रक्चर भी देखा। और एक चीज़ यहाँ पे याद रखिएगा कि ये भी एग्जाम में कभी कभी पूछ लेता है, हाउ मेनी डीएनए पॉलीमरेज विल रिक्वायर्ड फॉर रिप्लिकेशन। तो ओनली 1, क्योंकि हमको लगता है कि 2 स्ट्रैंड है तो 2 डीएनए पॉलीमरेज लगेंगे, लेकिन नहीं। देखिए आप यहाँ पे क्या है, पूरा का पूरा एक ही सेट एंजाइम है जो कि कैसा है, जो कि फोल्ड होकर के क्या कर रहा है, सिंथेसाइज करवा रहा है। तो एक पे तो क्या होता है कि स्ट्रैंड कंटिन्यूस सिंथेसिस होती है, क्यों, क्योंकि ये उसी डायरेक्शन में सिंथेसाइज होता है जिस डायरेक्शन में हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक हो रही है। लेकिन इस पे क्या होता है कि डिसकंटिन्यूस मैनर में होता है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्ड जब ब्रेक होगी तभी तो स्पेस मिलेगा, और जब स्पेस मिलेगा तभी हमारे पास न्यू स्ट्रैंड की सिंथेसिस होगी। तो एक स्ट्रैंड पे क्या होता है, कह सकते हैं फ्रैगमेंट के फॉर्म में होता है। तो इसको हम लोग बोलते हैं लीडिंग स्ट्रैंड, और इसको बोलते हैं लैगिंग स्ट्रैंड। जिस पे डिसकंटिन्यूस मैनर में सिंथेसिस हो रही है उसको बोलते हैं
लैगिंग स्ट्रैंड, जिस पे कंटिन्यूस मैनर में हो रही है सिंथेसिस उसको बोलते हैं लीडिंग स्ट्रैंड, ठीक है। और ये जो फ्रैगमेंट आपको दिख रहे हैं इनको बोलते हैं ओकाजाकी फ्रैगमेंट। क्या बोलते हैं? ओकाजाकी फ्रैगमेंट, ठीक है। आप लोग यहाँ पे ये चीज़ देखिए कि डीएनए पॉलीमरेज कितना होता है नंबर में और किस तरीके से वर्क करता है। अब आइए देख लेते हैं डीएनए पॉलीमरेज की कैटेगरी क्या है बैक्टीरियल सेल में। तो देयर आर 3 डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट, डीएनए पॉलीमरेज सेकेंड एंड डीएनए पॉलीमरेज थर्ड, ओके। फंक्शन क्या होता है? तो पहले एक्सो न्यूक्लियस और पॉलीमरेज का मतलब समझ लीजिए। मान लीजिए ये एक स्ट्रैंड है 3 प्राइम टू 5 प्राइम। एक्सो न्यूक्लियस का मतलब होता है रिलीज द न्यूक्लियोटाइड फ्रॉम एंड, मतलब ये किसी भी एंड से क्या करेगा ना, न्यूक्लियोटाइड को रिमूव करना, उसको बोलते हैं एक्सो न्यूक्लियस। अब ये 3 प्राइम टू 5 प्राइम होता है, मतलब इधर से भी हम रिलीज कर निकाल सकते हैं और इधर से भी निकाल सकते हैं, 5 प्राइम टू 3 प्राइम भी। तो कौन सा एंजाइम इसमें से 3 प्राइम टू 5 प्राइम रिमूव कर रहा है या 5 प्राइम टू 3 प्राइम रिमूव कर रहा है? तो आपको याद होना चाहिए। तो डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट जो है वो 3 प्राइम टू 5 प्राइम भी न्यूक्लियोटाइड को रिमूव कर सकता है और 5 प्राइम टू 3 प्राइम भी रिमूव कर सकता है। इसीलिए हम जब देखते हैं कि हमारे पास ये क्या है, आरएनए प्राइमर है और इसकी डायरेक्शन क्या होती है, 5 प्राइम टू 3 प्राइम ऐसे होती है ना, और ये टेम्पलेट स्ट्रैंड होता है 3 प्राइम टू 5 प्राइम। तो यहाँ पे जो प्राइमर रिमूव करता है वो देखिए 5 प्राइम टू 3 प्राइम। ऐसा नहीं होता कि इधर से हम लोग डीएनए के न्यूक्लियोटाइड को रिमूव करना है, हमको सिर्फ और सिर्फ प्राइमर रिमूव करना है ना। तो प्राइमर रिमूव करने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमको सिर्फ इतना रिमूव करना है, मतलब 5 प्राइम टू 3 प्राइम न्यूक्लियोटाइड को रिमूव करना है। इसीलिए सिर्फ और सिर्फ एक्टिविटी किसके पास होती है, डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट के पास। इसीलिए हम लोग बोलते हैं डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट रिमूव द प्राइमर, ठीक है, बिकॉज इट हैज़ 5 प्राइम टू 3 प्राइम एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी। 3 प्राइम टू 5 प्राइम तो सबके पास होती है, लेकिन 5 प्राइम टू 3 प्राइम सिर्फ किसके पास है, डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट के पास। दूसरा काम क्या करता है, जैसे ही ये प्राइमर रिमूव हो गया, जैसे ही ये मान लीजिए प्राइमर रिमूव हो गया, अब यहाँ पे इस टेम्पलेट स्ट्रैंड के कम्प्लीमेंट्री क्या करेगा, डीएनए न्यूक्लियोटाइड को ऐड करेगा। मतलब ये जो गैप हो गया था, तो आरएनए प्राइमर जब रिमूव करेगा तो एक गैप मिलेगा कि नहीं मिलेगा, तो जब गैप हो गया था उस गैप को भी फिल करने का काम कौन करेगा, डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट। मतलब इसके पास 5 प्राइम टू 3 प्राइम पॉलीमरेज एक्टिविटी भी है, मतलब इस तरीके से ये न्यूक्लियोटाइड को भी ऐड कर सकता है, कुछ न्यूक्लियोटाइड को। तो आप देखिए इसका फंक्शन गैप फिलिंग, डीएनए रिपेयर एंड रिमूव प्राइमर। आपने देखा गैप फिलिंग, डीएनए रिपेयर एंड रिमूव प्राइमर, 3 फंक्शन इसका होता है। तीनों फंक्शन आपको याद रखने हैं, ठीक है। नेक्स्ट है डीएनए पॉलीमरेज सेकेंड, इसके पास सिर्फ और सिर्फ 3 प्राइम टू 5 प्राइम एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी, मतलब ये जब कभी रिपेयर की जरूरत पड़ेगी, ठीक है, तो ये 3 प्राइम टू 5 प्राइम क्या करेगा, रिमूव करेगा न्यूक्लियोटाइड को। इधर से रिमूव नहीं करेगा, ये इधर से करेगा, ठीक है, याद रखिएगा। और 5 प्राइम टू 3 प्राइम पॉलीमरेज का एक्टिविटी है ही। फिर हम देखेंगे डीएनए पॉलीमरेज थर्ड की एक्टिविटी। ये क्या करता है, ये न्यूक्लियोटाइड को किधर से कट करेगा, 3 प्राइम टू 5 प्राइम, और 5 प्राइम टू 3 प्राइम पॉलीमरेज एक्टिविटी है। मतलब पॉलीमरेज का मतलब न्यूक्लियोटाइड को ऐड करते जाना। तो हम लोग देखते हैं कि जो मेन रेप्लिकेटिंग एंजाइम था कौन था, 5 प्राइम टू डीएनए पॉलीमरेज थर्ड। क्यों था, क्योंकि इसके पास ज़्यादा कैपेसिटी होती है न्यूक्लियोटाइड को ऐड करने की इन कंपेयर टू डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट एंड डीएनए पॉलीमरेज सेकेंड। इसीलिए हम लोग इसको बोलते हैं रेप्लिकेज एंजाइम। क्या बोलते हैं, रेप्लिकेज, और मेन रेप्लिकेटिंग एंजाइम भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो देखिए अब क्या है, मेन रेप्लिकेटिंग एंजाइम भी बोल सकते हैं। डीएनए पॉलीमरेज का फंक्शन देखिए, इट रिपेयर्स द डीएनए इन द एब्सेंस ऑफ डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट। अगर सेल में डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट नहीं है तब कौन सा एंजाइम यूज होगा, डीएनए पॉलीमरेज सेकेंड फॉर डीएनए रेप्लिकेशन, डीएनए रिपेयर। अच्छा, एक चीज़ और आपको पता होना चाहिए कि डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट को हम लोग क्या बोलते हैं, कोर्नबर्ग एंजाइम बोलते हैं। कोर्नबर्ग एंजाइम बोलते हैं, क्यों, क्योंकि सबसे पहले जो है ई कोलाई सेल में आर्थर कोर्नबर्ग ने किसको डिस्कवर किया था, डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट को। इसीलिए इनके नाम के बेसिस पे कोर्नबर्ग एंजाइम बोला जाता है। तो सिर्फ और सिर्फ डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट को हम लोग क्या बोलते हैं, कोर्नबर्ग एंजाइम बोलते हैं। तो आपको ये चीज़ भी याद रखनी है। आइए इसी तरीके से हम लोग देख लेते हैं डीएनए पॉलीमरेज इन यूकैरियोटिक सेल। तो यहाँ पे भी हमारे पास 5 कैटेगरी हैं। अब किनके पास एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी है, किनके पास एंडोन्यूक्लियस 3 प्राइम 5 प्राइम एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी है, किसके पास 5 प्राइम टू 3 प्राइम एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी है, और उनका फंक्शन क्या है ये देखते हैं। यहाँ पे देखिए डीएनए पॉलीमरेज अल्फा, इसके पास
कोई भी एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी नहीं होती। इसके पास सिर्फ और सिर्फ क्या एक्टिविटी थी, हम देख रहे थे कि ये आरएनए प्राइमर को ऐड कर रहा था और कुछ जो है डीएनए के न्यूक्लियोटाइड को ऐड कर रहा था और इलोंगेट कर रहा था। उसके बाद जैसे ही कुछ न्यूक्लियोटाइड डीएनए के ऐड होते हैं, ये एक्टिविटी इलोंगेशन की किसके द्वारा ले ली जाती है, पॉलीमरेज डेल्टा एंड एप्सिलॉन। और इसी टर्म को मतलब अब ये क्या कर रहे हैं, डीएनए पॉलीमरेज अल्फा को रिप्लेस कर रहे हैं। कौन, डीएनए पॉलीमरेज डेल्टा एंड एप्सिलॉन। इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं, इस प्रोसेस को बोल देते हैं पॉलीमरेज स्विचिंग। एक टर्म आता है पॉलीमरेज स्विचिंग। स्विचिंग का मतलब क्या कर रहे हैं, इट रिप्लेस द डीएनए पॉलीमरेज अल्फा, ठीक है, कौन, डीएनए पॉलीमरेज डेल्टा एंड एप्सिलॉन। ठीक है, क्लियर है। तो डीएनए पॉलीमरेज अल्फा का क्या काम था, इट ऐड द आरएनए प्राइम न्यूक्लियोटाइड एंड इलोंगेट चेन ऑफ सम डीएनए न्यूक्लियोटाइड। ठीक है, ये क्या कर रहे हैं, डीएनए न्यूक्लियोटाइड ऐड करके कुछ दूर तक इलोंगेट करवाते हैं। उसके बाद कौन ले लेता है एक्टिविटी, डीएनए पॉलीमरेज डेल्टा एंड एप्सिलॉन। और जब डेल्टा और एप्सिलॉन डीएनए पॉलीमरेज अल्फा को रिप्लेस कर देते हैं तो इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं पॉलीमरेज स्विचिंग। ओके, तो यहाँ पे देखिए इसका फंक्शन देख लीजिए, प्राइमिंग ड्यूरिंग रेप्लिकेशन। अच्छा, उसके बाद अब जो दूसरा एंजाइम है वो क्या है, डीएनए पॉलीमरेज बीटा। बीटा का क्या फंक्शन है, ये बेस एक्सीजन रिपेयर। बेस एक्सीजन रिपेयर मतलब मान लीजिए कहीं पे भी बीच में न्यूक्लियोटाइड जो है कुछ गड़बड़ ऐड हो गया है, तो ये क्या करेगा, इसको नाइट्रोजनस बेस को रिमूव करेगा और वहाँ पे फिर से जो भी प्रॉपर नाइट्रोजनस बेस होगा उसको ऐड करने का काम करता है। तो बीटा फॉर बेस एक्सीजन रिपेयर, आप इसको इस तरीके से याद रख सकते हैं, बी फॉर बीटा, बी फॉर बेस एक्सीजन रिपेयर। अब गामा का फंक्शन देख लेते हैं। तो यूकैरियोटिक सेल में क्या होता है, न्यूक्लियर डीएनए के अलावा हमारे पास माइटोकॉन्ड्रियल और प्लाज्मिड डीएनए भी होता है ना, तो वहाँ पे जो पॉलीमराइजेशन का काम कराता है वो कौन कराता है, डीएनए पॉलीमरेज गामा कराता है। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए रेप्लिकेशन कौन कराता है, यहाँ पे हमारे पास गामा। तो आपको याद रखना है कि माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए रेप्लिकेशन डन बाई डीएनए पॉलीमरेज गामा। अच्छा, इसके पास देखिए क्या है, 3' to 5' एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी है। क्यों, क्योंकि क्या कराना है इसको, इस तरीके से टेम्पलेट पे आरएनए प्राइमर के बाद न्यूक्लियोटाइड ऐड कराना है। मान लीजिए बीच में कहीं कोई न्यूक्लियोटाइड गड़बड़ लग गया तो ये बैक आता है, मतलब 3' to 5' एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी शो करेगा। फिर से वहाँ पे जो भी प्राइमर ऐड होगा उसको प्रॉपर न्यूक्लियोटाइड को ऐड करेगा और फिर से चेन को इलोंगेट कराएगा। फिर आता है डीएनए पॉलीमरेज डेल्टा और एप्सिलॉन का वर्क। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे इन दोनों के पास भी क्या होता है, इन दोनों के पास भी 3' to 5' एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी होती है। ओके, फंक्शन सेम है, लेकिन कौन जो है लीडिंग स्ट्रैंड, कौन लैगिंग स्ट्रैंड को सिंथेसाइज कराएगा। पहले ऐसा माना जाता था कि ये जो है लीडिंग स्ट्रैंड को क्या कहते हैं, लैगिंग स्ट्रैंड को फॉर्म करता है और ये लीडिंग स्ट्रैंड को। लेकिन अभी जो रिसेंट में वर्क चल रहा है, ऐसा माना जाता है कि डीएनए पॉलीमरेज डेल्टा ही लीडिंग स्ट्रैंड और लैगिंग स्ट्रैंड दोनों पे डीएनए न्यूक्लियोटाइड चेन की सिंथेसाइज कराता है। ओके, तो यहाँ पे आप लोगों को ये कंफ्यूज नहीं होना है, डीएनए पॉलीमरेज डेल्टा और एप्सिलॉन। एप्सिलॉन आएगा तो सिर्फ आपको समझना है लीडिंग स्ट्रैंड की सिंथेसिस। डेल्टा आएगा तो आपको पहले तो अगर लैगिंग स्ट्रैंड दिया हुआ है तो लैगिंग स्ट्रैंड के लिए ऑप्शन में लगाना है, अदरवाइज लीडिंग और लैगिंग के लिए दोनों के लिए पूछ रहा है तो डीएनए पॉलीमरेज डेल्टा ये दोनों एक्टिविटी शो करता है। ओके, अच्छा, अब आपको एक इनहिबिटर है एम्फिडिकोलिन। ठीक है, इनहिबिटर है किसका, डीएनए पॉलीमरेज अल्फा, डीएनए पॉलीमरेज डेल्टा एंड डीएनए पॉलीमरेज एप्सिलॉन का। ठीक है, ये माइटोकॉन्ड्रिया में जो डीएनए सिंथेसाइज करा रहा है उसको अफेक्ट नहीं करता। क्लियर है ये। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं कि कितने तरीके के डीएनए पॉलीमरेज हैं किसके पास, यूकैरियोटिक सेल में डीएनए पॉलीमरेज अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा, एप्सिलॉन। अल्फा का काम है प्राइमिंग और कुछ डीएनए के न्यूक्लियोटाइड को ऐड करना, या हम कह सकते हैं इनिशिएट करना डीएनए रेप्लिकेशन। बीटा का काम है बेस एक्सीजन रिपेयर। गामा का काम है माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए रेप्लिकेशन। डीएनए पॉलीमरेज डेल्टा का काम है लीडिंग और लैगिंग स्ट्रैंड की सिंथेसिस और प्रूफ रीडिंग एक्टिविटी। प्रूफ रीडिंग एक्टिविटी मतलब अगर मान लीजिए टेम्पलेट है, इस पे कोई डीएनए की स्ट्रैंड सिंथेसाइज हो रही है तो कोई भी अगर न्यूक्लियोटाइड गड़बड़ लग गया है तो उसको प्रूफ रीड करना। जैसे हम लोग क्या करते हैं, कोई काम करते हैं तो प्रूफ रीड करते हैं ना, तो प्रूफ रीड करते समय जो भी गड़बड़ी होती है उसको रिमूव करते हैं, तो सेम इसी तरीके से यहाँ पे भी है। फिर डीएनए पॉलीमरेज एप्सिलॉन का वर्क लीडिंग स्ट्रैंड की सिंथेसिस कराना,
और फिर हम देखें कि पोटेंट इनहिबिटर कौन सा होता है, एम्फिडिकोलिन किस किस को इनहिबिट करता है, डीएनए पॉलीमरेज अल्फा, डेल्टा एंड एप्सिलॉन को। ठीक है, अब पॉलीमरेज स्विचिंग क्या होती है कि जब डीएनए पॉलीमरेज अल्फा की एक्टिविटी रिप्लेस कर दी जाती है किसके द्वारा, डीएनए पॉलीमरेज डेल्टा एंड एप्सिलॉन के द्वारा, तो उसको हम लोग बोलते हैं पॉलीमरेज स्विचिंग। अब आइए क्वेश्चंस कुछ कर लेते हैं। विच वन इज इन्वॉल्व इन डीएनए रिपेयर, तो डीएनए रिपेयर में भी हम लोगों ने पढ़ा डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट जो होता है वो क्या होता है, वो डीएनए रिपेयर में इन्वॉल्व होता है। फिर दूसरा क्वेश्चन है द एंजाइम विच हेल्प्स टू कट वन स्ट्रैंड ऑफ डीएनए डुप्लेक्स टू रिलीज टेंशन ऑफ कॉइलिंग, तो टेंशन के लिए, रिलीज टेंशन के लिए हम लोग कौन सा एंजाइम पढ़े हैं, टोपोआइसोमेरेज फर्स्ट। बहुत लोग सोचते हैं कि यहाँ पे हेलिकेज होगा या क्या कहते हैं डीएनए पॉलीमरेज, तो ऐसा नहीं है, वहाँ पे हमारे पास क्या होता है टोपोआइसोमेरेज होता है। अगर इसको गायरेज भी दे दे या टोपोआइसोमेरेज फर्स्ट भी दे दे तब आपको देख करके लगा देना है कौन सा ऑप्शन सही होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है इन रेप्लिकेशन न्यू स्ट्रैंड इज सिंथेसाइज्ड, ठीक है, न्यू स्ट्रैंड किस डायरेक्शन में सिंथेसाइज होता है, 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन में, ये हम लोगों ने देखा है, ये हम लोग आगे भी पढ़ेंगे भी जब मैकेनिज्म ऑफ रेप्लिकेशन देखेंगे वहाँ पे भी। नेक्स्ट क्वेश्चन है एंजाइम यूज्ड फॉर अनवाइंडिंग, ठीक है, अनवाइंडिंग, तो टोपोआइसोमेरेज किसके लिए था, अंडर वाइंडिंग के लिए, और ये क्या पूछ रहा है अनवाइंडिंग के लिए, तो कौन सा आंसर हो जाएगा हमारे पास, गायरेज होगा क्या, नहीं, टोपोआइसोमेरेज होगा क्या, नहीं, पॉलीमरेज होगा क्या, नहीं, क्योंकि पॉलीमरेज क्या करता है, ये इलोंगेट करता है, मतलब डीएनए न्यूक्लियोटाइड को ऐड करता है अगर डीएनए पॉलीमरेज है तो यहाँ पे जो हमारे पास आंसर होगा वो क्या होगा, हेलिकेज होगा। तो आप देखिए किस तरीके से आप क्वेश्चन कर पा रहे हैं कॉन्सेप्ट पढ़ने के बाद, तो इसी तरीके से आप लोग कॉन्सेप्ट को समझते रहिए और क्वेश्चन को करते रहिए। कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में भेज सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोस आप अपने फ्रेंड्स ग्रुप में शेयर करें जिससे कि उनको भी बेनिफिट हो। ओके, थैंक यू।